हम सब बहुत संगत जी लकी हैं कि हमें गुरुजी ने चूज किया और हमें अपने दर पे बुलाया। क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं है। हम सब जानते हैं, जो हम सब गुरुजी से जुड़ चुके हैं, कि एक जिंदगी हमारी थी जब हम गुरुजी से जुड़े थे उससे पहले की, और दूसरी जिंदगी है जो हमारी गुरुजी के जुड़ने के बाद की है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो फील द सेम वे कि वो एक जिंदगी पहले की थी और एक ये दूसरी जिंदगी है। वी ऑल आर लिविंग ए डिफरेंट लाइफ एंड वी आर सो लकी कि गुरुजी ने हमें चूज किया, हमें अपने दर पे बुलाया। हम इस काबिल नहीं थे। मेरी जर्नी, हम सबकी एक्चुअली जर्नी देखा जाए तो गुरुजी के साथ तो पता नहीं कितने जन्मों की है, लेकिन हाँ, फिजिकल रूप में मेरी जर्नी गुरुजी की से शुरुआत हुई 2003 में। और अब तो पीछे वन मैं मुड़ के देखता हूँ 22 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल ही जुड़े थे गुरुजी से। मेरा बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड एक आर्य समाजी बैकग्राउंड था, जिसमें हम किसी मंदिर मस्जिद में मंदिर में जाके कहीं हम सिर नहीं झुकाते थे, कहीं हम किसी गुरु को नहीं मानते थे, खाली आर्य घर में हवन वगैरह हुआ करते थे। और मेरा वैसे अपना बैकग्राउंड, आई एम ए होटेलियर बाय प्रोफेशन, और आई वर्कड इन वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। सब जगह मैंने काम किया था, और उस प्रोफेशन में भी माय मेन प्रोफेशन वाज एज ए शेफ, तो जिसमें मेरा नॉनवेज पकाना, लोगों को सिखाना, ड्रिंक्स, ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो मेरा तो, अगर उस तरह से देखा जाए तो किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह पे आने की कोई बात ही नहीं बनती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक बहाना बन जाता है जिसकी वजह से आप गुरुजी के पास पहुंच पाते हो। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब चला करती थी। इनफैक्ट उसको स्टमक की प्रॉब्लम थी, एक सर्जरी भी पहले हुई थी, और मुझे गुरुजी के बारे में बताया गया था 2 साल पहले। उससे मुझे जिक्र किया गया था कि गुरुजी हैं, आप गुरुजी के पास में चलिए, हम ले चलते हैं आपको, आप वहां जाइए, वहां जाके सब चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया था उस टाइम पे। मैंने कहा मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और मेरी वाइफ, शी यूज्ड टू फॉलो सनातन धर्म का, वो अपना मंदिरों में भी जाती थी, घर में पाठ भी कराती थी, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन मुझे उस चीज में फेथ नहीं थी, वो जो करती थी मैं उसको करने देता था। लेकिन कहते हैं जब बुलावा आता है गुरुजी का, तो फिर हम पहुंच जाते हैं, गुरुजी को बुला लेते हैं अपने पास में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब थी और मुझसे कहने लगी कि एक गुरुजी हैं और आप उन गुरुजी के क्यों नहीं चलते। मैंने कहा भाई तुम सब जगह जाती रहती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, यू कैरी ऑन, मैं नहीं, मुझे उस चीज में फेथ नहीं है। तो वो कहने लगी देखिए, जब के किसी के घर में कोई बीमार होता है, प्रॉब्लम होती है, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं और एडवाइस लेने, चेक कराने। मैं तुमसे कह रही हूँ गुरु के पास चलो, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी क्या हो गई कि आप नहीं चल सकते। आई थिंक उस दिन मुझे उसकी वो बात चुभ गई, और मेरा वो बुलावा उस दिन ऐसा था शायद। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। एट दैट टाइम माय ऑफिस यूज्ड टू बी इन गुड़गांव। मैं आईटीसी में काम कर रहा था, होटल्स में। आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट। और यूजली मैं वहां से घर जब मैं लौट के आता था, मुझे 8 साढ़े 8 बज जाते थे। उस दिन उसने मुझसे बताया कि एक अंकल हैं जो कस्टम्स में काम करते हैं, और वो हमें गुरुजी के पास में ले चलेंगे, आप इनसे बात कर लो। मैंने उन अंकल को कॉल किया। उन अंकल ने मुझसे कहा कि आप 7 साढ़े 7 बजे के करीब में, 7 बजे उन्होंने कहा हमसे कि आप हमें एम्पायर स्टेट पर मिल जाइए। और उन्होंने मुझे एम्पायर स्टेट का बताया। उसका तो मुझे आइडिया था क्योंकि मैं गुड़गांव जाया करता था, और जो लोग दिल्ली से फेमिलियर हैं, तो महरौली गुड़गांव रोड पर भी रास्ते में ये एम्पायर स्टेट पड़ता था, लिखा हुआ देखते थे हम। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया, घर आके मैंने अपने कपड़े चेंज किए, बाइक तैयार थी, हम चले। रास्ते में पहुंचे तो जो दिल्ली से फेमिलियर है, हम आई गेट पास तक पहुंचे थे, में रहता था। वहां जब पहुंचे तो वो जो मेन रोड है अरविंदो मार्ग, उस पर बहुत रश था, ट्रैफिक जैम था ऑलमोस्ट।
और मुझे अंदर अंदर बड़ा एक खौफ सी हो रही थी कि मुझे कहाँ ले जा रही है, किस गुरु के चक्कर में ले जा रही है, कहाँ क्या मैं इन चक्करों में। लेकिन मैं उसको कहा कुछ नहीं। मैंने उन अंकल को कॉल की जिनके साथ हमें जाना था। मैंने कहा मैं तो ट्रैफिक में, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, लगता है मुझे देर हो जाएगी। कहने लगे नहीं, आप ऐसा करिए कि आप अंधेरिया मोड़ से बसंत कुंज के बीच में से आ जाइए। उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो रूट लिया, मैं वहां पहुंच गया। थोड़ा सा शायद मैं लेट था। मैं वहां पहुंचा, मैंने कार खड़ी की। वो अंकल वहां पे थे, मैं उनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। पता नहीं उन्होंने कैसे पता चला, वो सीधा मेरे पास आए और आके पूछे अग्रवाल साहब। तो मैंने उनका जी सर, मैंने उनका नाम लिया। बोले ठीक है, बोले आइए। तो मैंने कार खड़ी की, हम और वो चलने लगे। तो हम चलते जा रहे थे एम्पायर स्टेट की गेट से, गुरु जी का अंदर जो छोटा आश्रम था, गुरु जी का छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वो हार्डली थोड़े से डिस्टेंस पे ही था। तो चलते हुए मैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ क्या करना है। तो बोले यहाँ कुछ नहीं करना, गुरुजी तो बात भी नहीं करते, जिससे बात करनी होती है वो कर लेते हैं, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे आप करिएगा। तो बड़ा अजीब सा लगा कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी प्रॉब्लम उसकी चलती रही है, हम तो उस पर्पज से आ रहे हैं और ये कह रहे हैं गुरुजी बात भी नहीं करेंगे। एनीवे, इतनी देर में, इतनी टाइम तो था नहीं, इतनी देर में हम वहां पहुंचे। तो वहां सबने शूज उतारे, लेडीज पीछे उतारती थी, जेंट्स आगे उतारते थे। उधर जाके तुमने वहां शूज उतारे। फिर बाहर उन्होंने बोला कि आप पहले हाथ धोएंगे। तो बाहर उस टाइम पे एक चेयर रखी थी, उस चेयर के ऊपर एक बाल्टी थी, एक अंकल खड़े थे और उसमें एक लोटे से लंबी उसमें स्टील की रॉड लगी थी, उससे हाथ धुलवा रहे थे। तो हम सब ने वहां हाथ धोए, नीचे एक और बाल्टी थी उसमें पानी गिर रहा था, हाथ धोए उसमें। और उसके बाद में लोग वहां पे, एक टॉवल था, मुझे ध्यान नहीं उनके कंधे पर था या अगर गेट के ऊपर पड़ा हुआ था, उससे सब हाथ पूछ रहे थे। मैंने उससे हाथ नहीं पूछे, मुझे लगा कि कितना गंदा टॉवल है, इसके ऊपर सब हाथ पूछ रहे हैं। आई मिस माई ब्लेसिंग दैट डे। उसके बाद में 2 स्टेप लेके एक वरांडा था और वरांडे में अंदर से एक बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। जुलाई का महीना था जब मैं गया था, वैसे गर्मी थी दिल्ली के अंदर। तो अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और गुरबानी की आवाज आ रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हम तो गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, यहाँ ये गुरबानी की आवाज आ रही है। एनीवे, टाइम इतना नहीं था। वहां एक अंकल गेट पे खड़े थे, उन्होंने इशारा किया, हम अंदर गए। अंदर जाके देखते हैं तो आई वाज सरप्राइज, वहां तो एक ऊपर शैंडिलियर लगा हुआ था, नीचे लाल कलर, रेड कलर के कारपेट्स थे। राइट हैंड साइड पे मैं मुड़ के देखता हूँ तो वहां पर एक बड़ी अच्छी गोल्डन चेयर थी, गुरु जी का सिंहासन था जिसको मैं गोल्डन चेयर कह रहा हूँ। और उस पे एक सज्जन बैठे हुए हैं, बड़े क्रिस्प कपड़ों में थे, बॉल थे और गिंडी के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। और आगे नीचे अरुण शौरी उस टाइम में मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उनके पैर दबा रहे थे। पीछे देखा तो मेनका गांधी एक साइड पे बैठी हुई थी और एक राजेश पायलट जी की वाइफ खड़ी हुई थी। इन लोगों को मैं पहचानता था। तो वहां जैसे गए तो एक बड़ा अजीब सा लगा कि हम तो किसी गुरु से मिलने आ रहे हैं, ये क्या जगह है, ये तो एयर कंडीशन जगह है, अंदर ठंडी हवा है, कारपेट बिछे हैं, वेल टू डू बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ शायद फंसाया जा रहा है। एनीवे, वहां बोल कुछ नहीं सकते थे। वो अंकल हमारे आगे थे, वो आगे गए, उन्होंने गुरु जी के चरणों में मत्था टेका। उसके बाद में मैं था। अब मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, मैंने तो कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका था, कि अब यहाँ पे एक इंसान के पैरों में मुझे सिर रखना पड़ेगा। एनीवे, मैं वहां कुछ कर नहीं सकता, जैसे और लोग भी थे, तो मैंने भी वहां मत्था टेका। फिर दूर से टेका मैंने, मेरे पीछे मेरी आंटी थी, वाइफ थी, उन्होंने मत्था टेका। गुरुजी ने इशारा किया, हमें आगे बैठा लिया अपने सामने। और वो अंकल कहीं पीछे जाके बैठ गए। मैं बैठा, मेरे पीछे मेरी आंटी बैठ गई और वहां गुरबानी चल रही थी, लोग आ रहे थे, मत्था टेक रहे थे, बैठ रहे थे। हम भी बैठ गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ बैठे हैं या क्या हो रहा है। गुरबानी चल रही थी तो गुरबानी, मैं पंजाबी नहीं हूं तो मुझे तो पंजाबी के गुरबानी भी समझ में नहीं आ रही थी। उस दिन एक शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चढ़ना दे कोल, और मैं उसको सुन रहा था, मेरे वाले साइयां रखी चढ़ना दे कोल। आजकल मुझे कोई मिलता है, मैं उससे कहता हूँ देखो वो शब्द कितना अच्छा शब्द था। उस शब्द में मेरा वाला था और वो मेरे वाला मैं सुन रहा हूँ, वो मेरे वाले साइयां होके तो रह गए। खैर उस दिन अकल नहीं थी।
हम तो सोच रहे थे कि कोई गुरु के पास जा रहे हैं, कोई भभूत लगी होगी, कोई धूप बत्ती चल रही होगी, जो हमने देखा था पहले, जो और चीज देखते थे वो चीज हो रही होगी। लेकिन यहाँ तो जो देखा तो ये तो बिल्कुल एकदम मॉडर्न पॉश, इतने स्मार्ट ये बैठे हुए थे सामने। एनीवे, हम वहां बैठ गए, गुरबानी चल रही थी, अच्छा लग रहा था बैठ के। इतनी देर में एक अंकल आए और एक ट्रे में चाय के गिलास थे, तो मेरे बराबर में लेफ्ट थे, उन्होंने लिया, उन्होंने मेरे सामने किया, मैंने मना कर दिया। कहते हैं ना जैसे घर से पी के आए। तो ऊपर जो मेरे बराबर में बैठे थे वो कहने के नहीं, ले लीजिए ये प्रसाद है। बड़ा अजीब सा लगा कि चाय का क्या प्रसाद होता है? प्रसाद होता है, बर्फी होती है, बताशा होता है, लड्डू होता है, उस तरह की चीजें होती हैं, ये क्या प्रसाद है? सोचा कि हो सकता है शायद गुरुद्वारे में सिखों के यहाँ ये चीज होती होगी। तब तक मुझे आइडिया ना था, मैंने गुरुद्वारे में जाके लंगर नहीं किया था, वहां का मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। तो लेके मैंने वो चाय प्रसाद ले लिया। उसके बाद में एक और अंकल आए, वो गिलास ले गए, बैठे थे, अच्छा लग रहा था, और लोग आते रहे। उसके कुछ देर बाद में लोग उठने लगे, हम भी उठने लगे, तो जो बैठे थे बराबर वो बोले नहीं बैठिए अभी लंगर आएगा। तो हमने देखा कि जो लोग हॉल में बैठे हैं वो वॉल के साथ पीछे बैठ गए और कुछ लोग उनके सामने बैठ गए, तो हम भी वहां सामने बैठ गए। अब मेरी वाइफ दूर बैठी थी, मैं वहां बैठा था, और मैंने उनसे पूछा अब क्या होगा? बोले यहाँ पे अब लंगर आएगा और एक थाली आएगी, उस थाली में से 4 लोग खाएंगे। बड़ा अजीब सा लगा कि एक थाली में से 4 लोग एक दूसरे का झूठा खाएंगे। एनीवे, वहां कुछ कर नहीं सकते थे। इतनी देर में वहां वो एक चटाई बिछी, और उसके बाद में एक थाली आई हमारे सामने, और उस थाली के अंदर रोटियां थी, एक सब्जी थी, एक दाल थी, एक बड़ी तीखी चटनी थी, एक मीठा था। और मैंने राइट में मुड़ के देखा, मैंने देखा गुरुजी को तो किसी ने सर्व ही नहीं किया। बड़ा अजीब सा लगा कि ये गुरुजी हैं, पहले तो इनको खिलाना चाहिए था, ये पहले हमें खिला रहे हैं। एनीवे, मुझे आइडिया नहीं था, ये तो बाद में पता चला कि गुरुजी पहले सबको लंगर करा के फिर खुद लंगर बाद में किया करते थे। और वहां बैठ के जब हम लंगर करते, जो जो मैं निवाला मेरे मुंह में जा रहा था, जो चीज मैं वहां खा रहा था, जो भी चीज, उस पर मालिक की दृष्टि पड़ रही थी, और वो उसमें उनकी ब्लेसिंग मिल रही थी, जिसका मुझे उस दिन पता नहीं था। मेरे लिए उस दिन एक तरह से तो मैं वहां खाना खा रहा था। उन्होंने कहा लंगर प्रसाद, मुझे नहीं समझ आई थी, ये तो चीज मुझे बाद में समझ में आई कि वहां पे जो, अब हम सब जानते हैं कि लंगर प्रसाद की क्या वैल्यू होती है, उससे क्या क्या चीजें हमारी ठीक होती हैं, किस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो उस दिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं एक एक टुकड़ा मेरे मुंह में जा रहा था, उसके ऊपर मालिक की दृष्टि पड़ रही थी, और उस दृष्टि से वो उसकी उनकी कृपा मेरे ऊपर आ रही थी, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे पास आ रही थी। एनीवे, वो लंगर हो गया। तब क्या होता था, सारे लंगर करते थे, बैठे रहते थे, जब सब खत्म कर लेते तो सब एक साथ उठते थे और वो थाली सेवादार ले जाते थे। फिर हम लोग बाहर जाते थे, बाहर फिर हाथ धोते थे। हाथ धोने के बाद में फिर वहां पे एक वरांडे में एक कूलर लगा हुआ था, उस पे सेवादार आंटी जल प्रसाद देते थे। वो तो मुझे पता चला वो भी जल प्रसाद भी ब्लेस्ड जल प्रसाद होता था गुरु जी का। वो जल प्रसाद लेके हम अंदर आते थे, और जब हम अंदर आते थे तो फिर अंदर आके फिर हम गुरु जी से आज्ञा लेके फिर वापस जाते थे। तो ये प्रोसेस तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि आज्ञा भी किस चीज के लिए नहीं है, हम यहाँ पे किसी लिए आए हैं, अब तक तो कोई बात भी नहीं हुई, हम आके बैठे। अच्छा जरूर लग रहा था कि वहां गुरबानी चली थी, लंगर कर लिया था। एनीवे, जब जितनी देर हम बाहर गए, इतनी देर में वहां पे दूसरे जो लोग जिन्होंने लंगर नहीं किया था वो लोग बैठ गए, गुरु जी सामने बैठे थे। अब हम सब लोग गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए आगे बढ़े। पहले मेरे आगे कुछ लोग थे, 4-5 लोग, उन्होंने मत्था टेका, वो बाहर निकल गए। जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं, पंजाबी में पूछा किधरों आया है? तो मैंने उनको बताया कि मैं ग्रेटर कैलाश से आया हूं। फिर उन्होंने पूछा किधर काम करता है? मैंने उनको बताया कि मैं आईटीसी होटल्स में हूं। तो गुरुजी ने पहले मुझे 1-2 लोगों के, जहां मैं रहता था ग्रेटर कैलाश में, उसके आसपास के लोगों के नाम बता दिए जिनको मैं जानता था। उसके बाद में उन्होंने मेरे कुलीग्स के होटल के नाम बताए। तो मुझे लगा कि जो मुझे लेके आए हैं उन्होंने शायद इनको बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ और मैं कहाँ काम करता हूँ। तो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे उस दिन।
एनीवे, इसके बाद में उन्होंने मेरे पीछे मेरी आंटी थी, उसकी तरफ देखा और उससे बोले होर मत, कहने लगे। और जैसे वो भरी बैठी थी अंदर से, उसको सब कुछ जो बात करना चाहती थी, तो उसने गुरुजी को उसने बताया मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये सर्जरी हुई थी, सारी चीजें उसने बताई खड़ 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 करके सारी चीजें। गुरुजी ने सारी चीजें सुनी और उसके बोले, उसके बाद में कहने लगे कि ऐसा करी, एक लोटा लेके आई और परसों को आई। और उसके बाद में उन्होंने बोला, पीछे मेनका गांधी थी, उनको उनको बोला कि आप इनको एक्सप्लेन कर दो। वो हमें साइड में ले गई, तो उन्होंने हमें बताया कि एक कॉपर का लोटा लेना है, उसके बाहर स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ऊपर एक उसका लिड होना चाहिए। इस लोटे को आप अपने हाथ से साफ करोगे और इसको शुद्ध रखना है, शुद्ध राख से साफ करना है या नींबू और नमक से साफ करना है। इसमें केमिकल्स नहीं लगाने हैं। इसमें रात को पानी भर के रखना है आपने, और सुबह उठ के इसमें जितना पी सकती हो आपने पीना है, और उस बाकी पानी को आपने नहाने की बाल्टी में डाल के उससे नहा लेना है। ये चीज उन्होंने बताई। वो बोले कि आप जब लोटा लेके आओगे गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे। इतनी बात बता दी। हम गुरुजी के पास में फिर आगे गए आज्ञा लेने। जैसे हम उनके पास में गए तो गुरुजी बोले वो लोटा परसों नहीं कल ही आ जाएंगे, और बोले बैठो। और एक पीछे डॉक्टर अनिल अग्रवाल थे, उन्होंने उनको इशारा करा और उनको बोले अपना सत्संग कर। अब हम 4-5 लोग गुरुजी के सामने उनके चरणों में बैठ गए। अब मुझे तो पहले ही बताया गया था गुरुजी बात नहीं करते, लेकिन वी वर सो लकी कि गुरुजी ने पहले दिन ही हमसे पूछा और उन अंकल को बुलाया सामने और बोले अपना सत्संग कर। अब वो, उनका नाम डॉक्टर अनिल अग्रवाल और इधर मेरा नाम अरुण अग्रवाल। तो मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी देखो ये अब बता रहे हैं कि देख मेरे पास में, वैसे तो गुरबानी चल रही थी कि सारे पंजाबी लोग आते हैं, बनिए भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं। अब वो डॉक्टर साहब अपना सत्संग कर रहे थे और अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन मेरे माइंड में ये हो रहा था गुरुजी ये अपनी बड़ाई करवा रहे हैं और ये गुरुजी के चमचे हैं जो ये सत्संग कर रहे हैं। जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि हम लोगों को अपने साथ में फंसाना चाहते हैं। तो मुझे उस दिन लगा कि गुरुजी देखो अपनी बड़ाई करवा रहे हैं इनसे। वो जो बात कर रहे थे मेरे कुछ माइंड में नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी सारी चीजें बता के मुझसे कहा जाएगा कि अब आप कोई ना कोई उपाय बताएंगे, इतने का ये पैसा दो, ये चीजें करो। ये चीजें चल रही थी मेरे माइंड में, लेकिन कुछ नहीं। वहां सामने बैठे थे हम, उनकी सारी बात उस दिन मैंने पूरी बात सुनी नहीं थी। बाद में मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि उन्होंने कैसे क्या क्या सत्संग किए थे। उनकी वाइफ भी वो उनके 2 बच्चे थे, ये खुद डॉक्टर थे, वाइफ भी डॉक्टर थे उनकी। किस तरह से गुरुजी ने उनके कल्याण किए। मेरे उनका सत्संग कंप्लीट हो गया। उस सत्संग के बाद में गुरुजी ने एक और आंटी को आवाज दी, बोली तू अपना सत्संग कर। वो आंटी आ गई और उन्होंने सत्संग किया उस लोटे के बारे में कि किस तरह से उनकी बेटी को बॉडी में सोराइसिस था और वो किस तरह से उस लोटे की कृपा से जो गुरुजी ने ब्लेस किया था उस जल से किस तरह से वो पूरा क्योर हो गया। ये दोनों चीजें, ये दोनों सत्संग हो गए। अब हमने फिर गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कल आई। हम वहां से आज्ञा लेके हम बाहर निकले। बाहर वो अंकल थे, उनका हमने शुक्राना किया। हम कार में बैठे और हम वहां से एम्पायर स्टेट से घर के लिए चल दिए। मैं और वाइफ बात नहीं कर रहे थे, तो हम कुतुब के पास तक पहुंचे थे, करीबन ये समझिए कि 2-2.5 किलोमीटर। वहां जाके वाइफ मुझसे पूछती है कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे लगता ही था, अच्छा लगा था उस दिन मुझे। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा तुझे कैसा लगा। कहने लगी जस्ट ए मिनट। उसने पर्स खोला और पर्स में से उसने एक इंजेक्शन निकाला और 2 कैप्सूल थी उसके हाथ में। तो मैंने जब इंजेक्शन देखा तो मैंने कहा नर्सिंग होम चले। हो ये रहा था कि अब तक जब हम गुरुजी के पास गए थे, इससे पहले उसको स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसके इंटेस्टाइन्स में एडिशन थे और जिसका कुछ इलाज नहीं था। डॉक्टर्स कहते थे कि एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा दर्द होता था तो उसको वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। तो इंजेक्शन यूजली साथ लेके चलती थी। तो उस दिन मुझे लगा, और होता यह था कि उसको एडिशन की वजह से वो बाहर का ज्यादा खा भी नहीं सकती थी और कई बार अगर सॉलिड खाती थी तो उससे उसको और पेन हो जाता था। मुझे लगा कि आज क्योंकि गुरुजी के यहाँ लंगर किया है तो हो सकता है कि इसको फिर से वो अटैक उस चीज का हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि नर्सिंग होम चले। कहने लगी नहीं मुझे दर्द नहीं है। उसने कहा दर्द नहीं है।
तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ये कैसी बात हो गई है कि दर्द नहीं है। मैंने कहा शायद ये मुझे जबरदस्ती आज लेके गई है गुरुजी के पास में, क्योंकि मैं तो नहीं जाना चाह रहा था, तो शायद इसीलिए ये मुझे कहना चाह रही है। चलो कोई बात नहीं, हम घर पहुंच गए, 11 साढ़े 11 बज गए थे। हमने कपड़े चेंज किए, हम सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा, आई वॉज सरप्राइज कि यूजली नाइट में 2-3 बार वो मुझे जगाती थी, उठाती थी। कभी मुझसे कहती थी कि मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो, या कभी मुझे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन दे दो, बिकॉज होल डे आई यूज्ड टू रिमेन आउट। तो आई यूज्ड टू फील कि भाई ये इतना सफर करती है, आई मस्ट टेक केयर ऑफ हर आल्सो। तो मैं उठा करता था। लेकिन उस रात, पूरी रात, ना वो उठी ना मैं उठा। तो मैंने सबसे पहले उससे पूछा, हाउ आर यू फीलिंग? कहती है मुझे दर्द नहीं है। जब उसने कहा मुझे दर्द नहीं है, अब पता चला कि कल जब हम गुरुजी के पास में गए, वहां पे कोई ना कोई मिरेकल तो हो गया है, समथिंग इज हैपन। वरना तो उसको तो इतना ज्यादा दर्द, इतनी प्रॉब्लम होती थी। अब एनीवे, अब तो इंतजार होने लगी, जाके मार्केट से वो लोटा लेना है। तो मार्केट से दिन में हमने लोटा लिया, शाम की वेट थी, शाम को फिर अब हम गए। अब वो अंकल हमारे साथ नहीं थे, हम फिर एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी बैठे थे आसन पे। तो पहले मैंने मत्था टेका, फिर आंटी ने मत्था टेका, और गुरुजी ने वो लोटा लिया अपने हाथ में, और लोटा लेके लोटे की तरफ देखा, आंटी की तरफ देखा, कुछ गुरुजी बोले, अभी नहीं पता क्या कहा उन्होंने, किस तरह से ब्लेस किया, और वो लोटा उन्होंने ब्लेस करके दे दिया। इस तरह से हमारा गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ। जाते थे हम, वीक में 1 बार 2 बार चले जाते थे, अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ये फेथ नहीं थी कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूं। ये था कि इनके हाथ में कोई शक्ति है, हमारा खिंचाव होता था जाने का। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गो। वहां जाते थे, गुरुजी कभी किसी को खड़ा कर देते, गुरबानी चलती थी, गुरुजी इशारा करते थे, तो वही सब लोग, फिर वो लंगर की तैयारी हो जाती थी, फिर सब लंगर करते। तो एक नॉर्मल प्रोसेस था। गुरुजी कई बार किसी को बुला के इशारा करते थे, कहते अंकल अपना सत्संग कर। अंकल आंटी वो अपना खड़े हो, गुरबानी रुक जाती थी, वो अपना सत्संग करते थे, बताते थे अपने बारे में, गुरुजी के बारे में, और ये एक रूटीन चलता था। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था ये चीज, वहां जाना अच्छा लगता था। लेकिन मुझे उनमें ये फेथ नहीं थी। मुझे लगता था कि इनके अंदर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और आपस में हम लोग बात भी नहीं करते थे। हम लोगों की शक्ल देखते थे, संगत इतनी ज्यादा नहीं होती थी। वहां मैं देखता था कि लोगों की पॉकेट के ऊपर एक छोटी सी फोटो लगाए हुए हुआ करते थे, गुरुजी की, एक क्लिप से। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हम गुरुजी के पास आ रहे हैं और ये गुरुजी की फोटो लगा रखी है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड लगा रखा है। लेकिन कुछ दिन बाद में मेरी इच्छा ये होने लगी कि मुझे भी फोटो मिल जाए। तो मैंने वहां पर सिंगला अंकल थे, वहां हुआ करते थे, सेवादार थे, उनसे मैंने कहा अंकल मुझे ये स्वरूप मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगी? तो उन्होंने बड़ा मुझे स्ट्रिक्टली बोले कि नहीं, जब जब तुम्हारा एडमिशन होगा अपना आप मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलती फोटो। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने एडमिशन हो जाएगा, मैं कौन सा किसी स्कूल में तो आया नहीं हूं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। एनीवे, कह कुछ नहीं सकते थे। उसके कुछ दिन बाद एक हम सब बैठे थे, गुरुजी ने आवाज दी और मेरी आंटी को अपने पास बुलाया, और उसको बुला के उन्होंने एक स्वरूप उनके हाथ में रखा। बड़ा अच्छा लगा कि आज तो गुरुजी ने खुद स्वरूप दे दिया। वो छोटी वाली फोटो नहीं थी, वो दूसरा स्वरूप था, बीच के साइज का था। उसके कुछ देर बाद और लोगों को बुलाया, फिर मुझे भी बुला लिया, मुझे भी एक स्वरूप दे दिया। तो हमें गुरुजी के हाथ से वो स्वरूप मिल गया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मैं उस स्वरूप को लेके एक फोटो फ्रेम करने वाले के पास ले गया, और मैंने उसको बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने इसको फ्रेम कर दो। बोला क्यों? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी का है। बोले कौन गुरुजी? अब उसके साथ बैठ के देखिए, गुरुजी का सत्संग हो गया मेरा, वो लाजपत नगर में था, और मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया। उसने चाय प्रसाद मंगाया, इमेजिन की चाय मंगाई, लेकिन मेरे लिए वो चाय प्रसाद था। मैंने वो चाय प्रसाद पिया वहां, और वो कहने लगा मैं समझ गया हूं, मैं इसको फ्रेम कर दूंगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा और आप इसको तब ले जाइएगा नेक्स्ट डे उसकी कॉल आई। मैं ऑफिस से लौटता हुआ वहां गया, और वहां से मैंने वो स्वरूप ले आए। वाइफ को जो स्वरूप दिया था उसने तो लेके अपना एक मंदिर बनाया हुआ था, उस मंदिर में रख दिया। जो मेरा स्वरूप था, मैं सोच रहा हूँ उसको क्या करूं, मैं कहाँ लगाऊं। मैंने उसको लेके अपनी अलमारी में, जहां मेरे कबर्ड के अंदर जहां मेरे सूट वगैरह कपड़े टंगे हुए थे, मैंने उसके पीछे गुरु जी को विराजमान कर दिया। और
मैं मुझे ये था कि अगर मैं इसको घर में अपनी किसी वॉल पे लगाऊंगा, मेरे और लोग आते हैं, मेरी सिस्टर वगैरह आती हैं, मेरे होटल के लोग आते हैं, वो कहेंगे ये किस बाबे की फोटो लगा ली। तो मैंने उस फोटो को अलमारी में रख दिया। रोज सुबह उठता था, मैं पेंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था, शाम को ऑफिस से आने के बाद में फिर हाथ जोड़ लेता था। यू वोंट बिलीव, करीबन 1 साल 1.5 साल गुरुजी मेरी अलमारी में बंद रहे, मैं खाली मेरा यूक्लिन चलता रहा। एक दिन उसके बाद में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं कि लोकी देखेंगे की कहेंगे, यही कहेंगे ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूं। इतना कहा गुरुजी और मेरे ड्रीम में से चले गए। मैं सुबह उठा, वो ड्रीम मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश था, और वो फोटो जो अंदर थी वो फोटो निकल के वॉल के ऊपर आ गई। वाइफ बड़ी सरप्राइज की, ये क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, अब इस फोटो को बाहर लगाएंगे। तो मैं, गुरुजी ने जो मुझसे ये बात कही थी कि लोकी देखेंगे की कहेंगे, ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूं, ये जो बात थी, ये बात मुझे अंदर बहुत टच कर गई, इसलिए वो स्वरूप भी बाहर आ गया। और अब शाम को जब हम गुरुजी के यहाँ छोटे मंदिर गए, मैंने जाके कार खड़ी करी। जैसे मैंने कार खड़ी करी, मैं बाहर निकला, तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था कि लोग मुझे देख ना ले। बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा रहा कि मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया था, और मेरे अंदर एक, मैं सोचता था कि ईगो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी ईगो थी कि मैं इतना बड़ा होटेलियर हूं, मैंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ में शेक हैंड किया हुआ है, मैंने मित्रों के साथ मेरी फोटोग्राफ है, यू नेम वेरियस डिग्निटरीज दैट आई हैव दैट फोटोग्राफ्स विद देम, आई हैव वर्कड इन वेरियस कंट्रीज, मैंने इसको ट्रेन किया उसको। तो मुझे और मैं लोगों को ये कहा करता था कि भगवान तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वही भगवान है, और तुम्हारी हाथ की लाइनें तुम खुद बनाते हो। तो मुझे ये लगता था कि मुझे लोग यहाँ देखेंगे, और जो मुझे पहचानते वो कहेंगे हमें तो ये चीज ये पढ़ाता रहा, ये चीज बताता रहा, और ये खुद एक किसी गुरु के पास जाता है। तो इसलिए मैं कार खड़ी करके अंदर भाग जाता था चोरी से। लेकिन उस दिन मैंने बाहर खड़े होके लेफ्ट देखा, राइट देखा, मैंने कहा जो मुझे देखना चाहे देख ले, एंड आई फेल्ट दैट आई कुड ब्रीथ। अब तक मैं अपने आप को मैंने बड़ा बड़ा बांधा हुआ था वो। और उस दिन मैं अंदर जब गया, अंदर जाके मैंने मत्था टेका, मत्था टेक के जैसा गुरुजी की तरफ मैंने ऊपर की तरफ देखा, तो गुरुजी ने एक बड़ी फनी सी स्माइल दी मुझे। इनडायरेक्टली मुझे लगा गुरुजी ने कहा बच्चू आ गया रास्ते पे। असल में उस दिन गुरुजी ने मेरी सुई की नोक के बराबर मेरी ईगो शायद खुद कम करी थी, और मैंने रियलाइज किया था कि मैं किसके दर पे बैठा हूं, परमात्मा के पास बैठा हूं। मैं, गुरुजी ने फिर इशारा किया, हम वहां बैठ गए। अब बैठे, गुरबानी चल रही है और मेरी आंखों से पानी बह रहा है। गुरुजी सामने बैठे आसन के ऊपर, संगत आ रही है जा रही है, मुझे किसी का नहीं पता। और उस पीरियड के बीच में गुरुजी ने मेरी बचपन से लेके अब तक की पूरी लाइफ की, जैसे एक फिल्म होती है मेरी आंखों के सामने, वो पूरी की पूरी चल रही थी। और गुरुजी ने दिखा दिया कि अब तक जो भी कुछ मेरी लाइफ में हुआ, जिस चीज को मैं फील करता था कि तू किस काबिल था, गुरुजी ने बता दिया मुझे कि तेरी लीश तो मेरे हाथ में थी, और ये सब करने वाला करवाने वाला मैं था। एंड आई रियलाइज दैट डे सिटिंग देयर। और वो गुरुजी ने, मुझे लगता है उस दिन से मेरी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई। अब तक तो मैं अकड़ में चला जाता था, अच्छा लगता था, लेकिन दैट वाज द डे व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग, फीलिंग, मुझे अंदर से उनके लिए एक फीलिंग आनी शुरू हो गई। पहले मुझे लगा करता था गुरुजी बात नहीं करते, लेकिन मुझे याद आया गुरुजी कई बार मुझे आवाज दे के कहते थे, मेरा नाम वैसे अग्रवाल है लेकिन गुरुजी कहते थे गुप्ता अंकल, और मुझे मालूम नहीं मुझे गुप्ता क्यों कहते थे। कई बार कहते थे होटल वालों कब होटल लेके चल रहे हो, तो मैं मुंह नीचे करके कहता था गुरुजी जब आप कहोगे। लेकिन मुझे अंदर से दुख दुख होती थी कि अगर गुरुजी कभी मुझे बोलेंगे कि मैं तेरे होटल आ रहा हूं, मैं मौर्य शेल्टन में उस टाइम में आईटीसी होटल्स में वाइस प्रेसिडेंट था,
तो मुझे कहा ये आएंगे और मैं इनके पैरों में मत्था टेकूंगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट ये एक इंसान के पैर में सिर रख रहा है। मुझे अंदर धू धुक होती थी, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। और गुरुजी ने मुझसे कहते जरूर थे, लेकिन कभी भी गुरुजी मुझे लेके ना गए, ना मेरे सामने आए। तो उन्हें पता था कि तब तक मैंने उनको, मेरे अंदर से फेथ नहीं थी तब तक। अब मुझे गुरुजी मिल जाए, सड़क में मिल जाए, कीचड़ में मिल जाए, मैं तो वहीं लंबा हो जाऊंगा, लेकिन तब तक तो मुझे अकल थी नहीं ना। तो उस दिन मैंने बैठ के, जब मैं वहां बैठा तो मैंने रियलाइज किया कि ये सारा कुछ गुरुजी का दिया हुआ था मेरे साथ में जो था। और उस दिन से फिर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ हम सबके साथ में देते हैं। समझ में ये नहीं आता था कि ये क्या शक्ति क्या है गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी ने अपने आप को रिवील ही नहीं किया। गुरुजी कहा करते थे मैं ओम हूं, मैं लाइट में से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा। बहुत अजीब लगता था कि गुरुजी अपने आप को ओम बताते हैं। ओम तो हम हर एक मंत्र के पहले ओम बोलते हैं, ये ओम क्या होता है? फिर दूसरी चीज, एक ये भी चीज समझ में नहीं आती थी कि वहां पे बैठ के हम ये गुरबानी क्यों सुनते हैं। और जब मैं शुरू में कहता था कि मुझे तो ये समझ नहीं आती, तो मुझसे कहा जाता था कि तुम्हें समझने के लिए किसने कहा है, सुनो। और मैं सोचा करता था कि सुनने से क्या होगा। संगत जी, इट टुक मी 8 to 10 years। बहुत कुछ लाइफ में होता रहा, अच्छी चीजें होती रही, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन, मिरेकल्स होते रहे, लेकिन ये रियलाइजेशन जो गुरुजी कहते थे कि मैं ओम हूं, इस चीज का मुझे पता चला करीबन 8-10 साल बाद में, जब मैंने, ऐसा हुआ गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें पढ़वाई, लोगों से मिलवाया। मुझे क्यूरियोसिटी ये रहती थी कि गुरुजी क्या है, ये सारी चीजें जो मिरेकल्स होते हैं, सब कुछ होता है, ये कैसे होता है। तो मैं आई यूज टू रीड, मुझे आर्टिकल देखते थे कि गुरुजी ने मुझसे नहीं कहा तू शिव पुराण पढ़, लेकिन मुझे जहां कहीं मैं सुनता था शिव पुराण के बारे में, उसके कुछ चीजों के बारे में, तो मैं उसको गुरुजी से रिलेट किया करता था। फिर मुझे समझ में आया, जब गुरुजी ने ओम के बारे में मैंने समझा, और मुझसे कहते थे कि तू सुन, समझने के लिए किसने कहा है, तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी जो कहते थे कि मैं ओम हूं और मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा। तो देखा कि हमने, नासा ने भी एक पूरी रिसर्च की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि जब सृष्टि बनी थी तो उस टाइम में सारी गैसेस आपस में टकराई थी और एक आवाज निकली थी, और वो जो आवाज थी वो आवाज थी ओम। वो ओम की आवाज थी और एक लाइट निकली थी, तो एक ज्योत। तो जो गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं, ओम की आवाज हूं। फिर समझ में आया कि गुरु नानक देव जी कहते थे कि जिस तरह से हमारी एक सृष्टि, ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि, और उन सब सृष्टियों को चलाने के लिए, पैदा करने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु पालन करने के लिए, एक रुद्र उसको फिनिश करने के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो है, हर एक जितनी सृष्टि, हर एक सृष्टि को चलाने के लिए ये सब कुछ। और बोले उसके ऊपर कौन, कि उसके ऊपर एक परमात्मा, एक ओम, एक ओंकार। तो एक ओंकार इन सारी सृष्टियों के ऊपर। फिर समझ में आया कि जो गुरुजी कहते थे कि मैं ओम हूं, मैं ओंकार हूं, वही तो है गुरुजी। गुरुजी ने तो हमें बता दिया कि अब तक तुमने जिसको माना था, उन्होंने लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। हमने साईं बाबा को माना, माता रानी को माना, जीसस क्राइस्ट को माना, मोहम्मद को माना, जिसको भी हमने अपनी लाइफ में माना, उन्होंने लाके हमारा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया। ये बात शुरू में नहीं समझ आती थी, लेकिन जब हमने लोगों के सत्संग सुने, हर एक, और ये देखा कि गुरुजी ने जो जिसको मानता था उसके रूप में पहले दर्शन दिए, और उसके बाद में गुरुजी ने ये बता दिया कि मैं ही इन सब शक्तियों के ऊपर हूं। और गुरुजी एक चीज और ये कहा करते थे कि भाई तुम एक नाव में पैर रखो, एक को मांगो, जिसको मानते हो उसको मानते रहो, एक को मानो। तो ये भी बात जो गुरुजी कहते थे कि एक को मानो, तो अब मेरे समझ में ये बात आ गई धीरे धीरे करके कि परमात्मा एक ही, गुरुजी ही वो महाशिव हैं
जिसमें से सारे देवी देवता निकले हैं। और जस्ट ए मिनट, एक सेकंड। तो गुरुजी जो कहते थे कि मैं ओम हूं, गुरु नानक देव जी ने और सुनने की बात बोली, उसकी आवाज, तो गुरुजी उस ओम की आवाज जो साउंड है, गुरुजी इज दैट एनर्जी, साउंड एनर्जी। और वो गुरुजी, जब हम गुरबानी सुनते हैं तो गुरबानी की आवाज जो वो, उसको मैं अपने अंदर लेता हूं, सुनता हूं, दैट इज गुरुजी। गुरुजी हमें उससे क्योर करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हम सबके लिए बोले कि तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मैंने एक बनाया है, वो है बड़ा मंदिर। इसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली है। इस बात को भी मुझे समझ में नहीं आता था पहले, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे तुम इसके साये से भी जो गुजर जाएगा उसका मैं कल्याण करूंगा। और यही हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम जैसे बड़े मंदिर गुरुजी के होते हुए जाते थे, अभी भी हम जैसे बड़े मंदिर जाते हैं, हम कितना अच्छा फील होता है, हम कितना लाइट फील करते हैं। हम सत्संग में जाते हैं गुरुजी से, तो हमें बड़ी अच्छी एक सुकून की फीलिंग मिलती है, एक ब्लिस मिलता है। तो गुरुजी ने, और हम क्या हमारे लिए लाइफ को इतना सिंपल कर दिया। गुरुजी ने हमारे लिए, गुरुजी कहते थे तुम इन शब्दों को सुनो। आप शब्दों को सुनो। गुरुजी ने हमारे लिए शब्द सेलेक्ट किए, गुरुजी ने हमारे रागी सेलेक्ट किए, और गुरुजी ने कहा जब तुम इन शब्दों को सुनोगे, जो गुरुजी के टाइम में बजते थे, गुरुजी वही सुनवाते थे हमें। जलंधर में भी होता था, छोटे मंदिर में वही होता था। और हमने देखा कि जब हम उन शब्दों को सुनते हैं तो हम गुरुजी की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। हम गुरुजी हमें उन शब्दों के थ्रू अपने हमारी से बात कर पाते हैं। संगत जी, आजकल हम देखते हैं बहुत सत्संग होते हैं, लोग गुरबानी लगा देते हैं और गुरुजी वाले जो ब्लेस शब्द हैं वो नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है। वो कहते हैं गुरुजी ने हमें गुरबानी से जोड़ा है खाली। यस, गुरुजी ने गुरबानी से तो जोड़ा है, लेकिन गुरुजी ने हमें, हमारे लिए इस जो शब्द हैं, और उन पर्टिकुलर एक शब्द 3 डिफरेंट रागीज का गाया हुआ है, लेकिन गुरुजी ने एक पर्टिकुलर रागी का कुछ शब्द हैं जो चमनलाल जी के हैं, कुछ ओमकार सिंह जी के, लाइक दैट गुरुजी ने डिफरेंट रागीज के शब्द हमारे लिए ब्लेस किए, और उन शब्दों को वो गुरुजी हमें सुनवाते हैं। कई बार क्या होता था, जब हम गुरुजी के सामने बैठे होते थे तो एक शब्द, सेम शब्द को गुरुजी 2-2 बार 3-3 बार भी सुनवा देते थे, तो बड़ा अजीब लगता था। उस टाइम में तो सीडी भी नहीं थी, कैसेट थे, तो लगता था कि शायद वो कैसेट और खत्म हो गए, गुरुजी बार बार वही सुनवा रहे हैं। इस चीज की तो बाद में समझ में आई कि गुरुजी उन शब्द, वो जो शब्द हम सुनते हैं, दैट इज लाइक आवर मेडिसिन। हम कई बार जब गुरु, जैसे हमें कई बार डॉक्टर कहता है तुमने दिन में 1 टैबलेट लेनी है, कभी कहता है दिन में 2 टैबलेट लेनी है, कभी कहता है कि 3 टैबलेट लेनी है, तो गुरुजी भी हमें कई बार जब वो शब्द सुनवाते हैं, और हम जानते हैं मैनी टाइम व्हाट हैपेंस, मैं कार में जा रहा होता हूँ, एक मेरा कार में शब्द चल रहा है, वही शब्द चल रहा है, मैं सत्संग में जाता हूँ, वहां भी वही मुझे शब्द सुनने को मिलता है। तो अब तो समझ में आ जाता है कि ये शब्द गुरुजी मुझे क्यों सुनवा रहे हैं, क्योंकि वो मेरी दवाई है। दैट इज लाइक ए मेडिसिन फॉर मी। तो गुरुजी ने हमें उन शब्दों से, उस गुरबानी से, अपने शब्दों से जोड़ा है। तो संगत जी, गुरुजी हमें के अपने अलग अलग तरीके हैं हमें ब्लेस करने के। गुरुजी हमें चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से, इन सब चीजों से ब्लेस करते हैं। और एक चीज हम सब ने रियलाइज की है कि गुरुजी हमसे, हमसे मांगा क्या? गुरुजी ने बोला कि तुम मुझे अपना भाव दो, ना पंडित, ना पुजारी, ना कोई चढ़ावा, कुछ भी तो चीज नहीं है इस दर पे, सिंपलिसिटी। गुरुजी ने बोला एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी इंटेंशन, नियत अच्छी रखो। गुरुजी ने खाली हमसे यही बोला। वो बोले तुम मुझे क्या दे सकते हो? गुरुजी ने हमसे खाली भाव मांगा कि जब तुम मेरे पास बैठते हो, भाव से बैठो। और गुरुजी ने बोला कि मेरे स्वरूप तुमसे बात करेंगे। और हमने देखा है वहां की, चाहे वो छोटा सा लॉकेट है या एक बड़ा स्वरूप है, जब हम भाव से उसकी तरफ देखते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वो हमसे बात करता है। ये सब
कैसे पॉसिबल है? क्योंकि परमात्मा खुद, हम लकी हैं। गुरुजी हमसे कहते थे ना कि जब तुम मेरे पास आते हो, सत्संग में आते हो, तो अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर छड़ के आओ, अपनी इंटेलेक्ट को बाहर छड़ के आओ। लेकिन वही तो चीज है कि गुरुजी की के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए शुरू होती है। एंड ही गिव्स अस, लाइफ में जो चीज हम सोच भी नहीं सकते, वो सब गुरुजी हमें देते हैं। एक चीज है, गुरुजी कहते हैं, अब हम सोचते हैं कि हम तो गुरुजी से जुड़ गए, हमारे ऊपर ये बीमारी क्यों आ रही हैं, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। मेरे साथ भी बड़ी चीजें हुई हैं, गुरुजी ने मुझे कई लाइफ दी हैं। मैं इस वक्त में, अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी शेयर करूंगा आपसे। तो लेकिन वो सारी ब्लेसिंग ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म इसी जन्म में कटवा दूंगा। ये तुम्हारे कर्म कटने हैं। जब हम गुरुजी के पास आते हैं और हम जानते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने सामने परमात्मा को अगर समझ लिया, मान लिया, तो लाइफ में गुरुजी ने बोला है कि 10% तुम भुगतो, 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। ये चीज हम देखते थे गुरुजी। हमारे अगर हम ये समझें कि अगर 100% हमें भुगत में पड़ जाए वो कर्म, तो हम तो सरवाइव भी नहीं कर सकते, हम कैसे रहेंगे। लेकिन वो गुरुजी की कृपा होती है। हम सब जानते हैं कि गुरुजी किस तरह से हमारी जिंदगी चला रहे हैं। पीछे कोविड निकल गया, कितनी कितनी चीजें हमने देखी कोविड के बीच में। अभी भी हमारे साथ में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं, वो बड़े आराम से कट के निकल जाती हैं, और वो हल्के में हमारी सारी कष्टों को कटवा देते हैं। गुरुजी ने मैं आपको बताता हूं, 2015 में मैं प्रेशन के लिए मैं रहा करता था दिल्ली में। मेरी आदत थी, मैं रोज सुबह उठ के वॉक के लिए जाता था। मेरे पास में गार्डन था, और उसके बाद में आने के बाद में फिर मैं गार्डन में ही मैं थोड़ी सी गुरुजी की प्रेयर करता था, मेडिटेशन करा करता था, थोड़ी एक्सरसाइज करता था। एक दिन जुलाई की बात है, 2015 की बात है, कि मैं अपने घर से गया। जब मैं वहां पहुंचा पार्क के अंदर, तो मुझे उस दिन थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी, और मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैं वहां पे पूरा वॉक नहीं कर पाया, बेंच पे बैठा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वहां से वॉक करके अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद में मुझे कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सुबह का टाइम था। मैंने अपने, मेरा नेफ्यू एक डॉक्टर है, मैंने उससे कॉल किया। उससे मैंने कहा कि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ब्रेथलेसनेस सी मुझे थोड़ी लग रही है, मैं क्या करूं। कहने लगा, मामा जी आप एक काम कीजिए, आप एक ईसीजी करा के मुझे भेज दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरा हार्ट सब ठीक ठाक है। कहता नहीं, आप एक ईसीजी करा लो। एनीवे, मैं अपने घर चला गया, और मैंने कहा मैं देखता हूँ कि मैं क्या कराना है। मैं जाके, गर्मी लग रही थी, मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, पंखा चलाया, मैं बैठ गया वहां बेड के ऊपर। न्यूज़पेपर मैंने अपना सामने रख लिया, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रहा था, मुझे मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो इतनी देर में मेरी मेड आ गई, जो सुबह काम करने आती है। उसने मुझे देखा बेड पे बैठ के, कहती भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा हाँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक काम कर तू आज मेरा काम मत कर, यहाँ पीछे एक हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वहां जरा चलते हैं। तो मैंने उसको अपने साथ लिया, दरवाजा बंद किया, और हम उस नर्सिंग होम की तरफ जाने लगे, और कि वहां पे हम ईसीजी करा लेंगे। वहां जा रहे थे, रास्ते में मेरी सिस्टर का घर है, वहीं पे रहती हूँ, उसी कॉलोनी में रहती थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं जाते जाते मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने कहा मैं सिस्टर के यहाँ मैं चला चलता हूँ। तो मैं सिस्टर के यहाँ गया, मैं जाके उनके टॉयलेट गया। मैं टॉयलेट जाने के बाद में मैंने थोड़ा लाइट फील किया। तो मैं जैसे वहां से उस टॉयलेट से बाहर निकला, तो उनका बेटा वहां खड़ा हुआ था, और वो मुझसे पूछने लगा कि मामा जी आपने ईसीजी कराया। अब उसको कैसे पता चला, उसको मेरे दूसरे नेफ्यू ने, जो डॉक्टर है, उसने बता दिया था शायद। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी कराया नहीं। बोला नहीं, अब मैं कार यहाँ मंगा लेता हूँ, मैं आपका ईसीजी करा लेता हूँ। उसने घर में नीचे कार मंगा ली, हम बराबर नर्सिंग होम चले गए। नर्सिंग होम जाके वहां पे एक फ्लोर नीचे जाना था, मैं नीचे वॉक करके गया। उन्होंने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करके मैं पेमेंट कर रहा था। उस ईसीजी की जो रिपोर्ट थी, वो मेरे इस नेफ्यू ने, दूसरा नेफ्यू डॉक्टर जो है मेरा, उसको भेज दी। और वो भेजने, उससे बात करी,
मैं कार में बैठ के हमने सोचा आप घर वापस आ रहे हैं, ये मुझे कहीं और ले जा रहा था। मैंने कहा ले जा रहे हो? बोला कि नहीं वो जरा हॉस्पिटल चले गए, उन्होंने बोला चेकअप करेंगे। और मैंने कहा मेरे तो अपॉइंटमेंट है, मेरी कुछ मीटिंग्स है, मुझे उसके लिए जाना है। कहता है अपना फोन मुझे दीजिए। उसने मेरा फोन ले लिया और जिन जिन के मेरे अपॉइंटमेंट्स थे उसने उनके मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। इतनी देर में हम एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां पहुंच के वहां पर इमरजेंसी में वहां पहुंचे, मैं कार से उतर के चलने लगा तो वहां पे दो डॉक्टर बाहर वेट कर रहे थे। उन्होंने एक व्हील चेयर लाया, बोले नहीं इस पे बैठो, और वो मुझे अंदर आईसीयू के अंदर ले गए। अब वो मुझे वहां अंदर उसके अंदर इमरजेंसी में ले गए, वहां ले जाके, और मेरा जो नेफ्यू था उसने मेरे पास में एक इंश्योरेंस का कार्ड था, ये कुछ पेमेंट वगैरह करने चला गया। वहां मैं अकेला था वहां पर। उन्होंने मेरा फिर से दोबारा से एक ईसीजी किया, और उसके बाद में एक इंजेक्शन, बड़ा लंबा सा इंजेक्शन था जो उन्होंने मेरे हाथ में ठोक दिया। आई एम यूजिंग द रॉन्ग टर्म एक्चुअली। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया मेरी आर्म में। जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया उस टाइम मैंने अपनी डेथ को बड़े क्लोज क्वार्टर से देखा, और मुझे लगा कि मैं आई वाज सिंकिंग। मैंने वहां डॉक्टर खड़े थे, उनको बोला कि दैट आई एम फीलिंग दैट आई एम सिंकिंग। उन्होंने बोला नहीं नहीं डोंट वरी, सम टाइम इट हैपेंस, यू विल फील ऑल राइट। एनीवे मैं गुरुजी के ध्यान में था, गुरुजी का ध्यान कर रहा था मैं उस वक्त में, और मैं गुरुजी से यही कह रहा था गुरुजी आपकी मर्जी है, आप मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो, जो जैसे आप चाहते हो। बस मन में मंत्र जाप और गुरुजी का नाम चल रहा था। थोड़ी देर में आई स्टार्टेड फीलिंग स्लाइटली बेटर, आई कुड ब्रीथ। वही था, मैं इमरजेंसी में ही था। और उसके बाद में कुछ देर बाद उन्होंने मुझे इमरजेंसी से वहां से शिफ्ट करके और वो मुझे आईसीयू के अंदर ले गए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पास में और कोई घर का आदमी नहीं था। मेरा वो जो नेफ्यू था वो तो कोई पेमेंट वगैरह करने गया था, और मैं आईसीयू में था। और आईसीयू में करीबन 1-1.5 घंटा हो गया था, मैं वहीं लेटा था, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखता हूँ मेरा नेफ्यू जो एस्कॉर्ट्स में है, जिससे मैंने पहले बात की थी, वो अंदर आया, और अंदर आके मुझसे पूछने लगा, बिकॉज ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर निशित चंद्रा। तो वो मुझसे आके पूछने लगा, कहने लगा मामा जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी आई एम फीलिंग ऑल राइट, घर चले? कहते नहीं नहीं नहीं, घर की बात नहीं है, हम सोचते हैं कि आपकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। मैंने कहा आई एम ऑल राइट, एंजियोग्राफी होनी चाहिए, क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि हाँ वी फील दैट यू नो यू नीड एंजियोग्राफी। मैंने कहा मैं तो देखो गुरुजी को मानता हूँ और एवरीथिंग इज फाइन, आई विल बी ऑल राइट। कहता है आप गुरुजी को मानते हो तो आपको ये हार्ट अटैक क्यों हुआ? मेरे चक्कर समझ में नहीं आया, मैंने अब तक सुना ही नहीं था मुझे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मुझे मालूम ही था मुझे क्या हुआ है। आफ्टर दिस 2 आवर्स 3 आवर्स मुझे पता चल रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ। आई बस, मैं चुप हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। कहता हमें मालूम है आप गुरुजी को मानते हो। फिर वो बोला मुझसे, कहता है क्योंकि आप गुरुजी को मानते हो इसलिए आपका सारा कुछ इन टाइम हो गया। आप पार्क में गए हुए थे, वहां पे अगर आप वहीं गिर जाते तो आप किसी को पता भी नहीं चलता, आप तो अपना फोन भी नहीं लेके जाते। और फिर आप घर आ गए, घर आने के बाद में आपको दूसरा नेफ्यू वो आपका ईसीजी करा दिया उसने, और वो कार में इमीडिएटली यहाँ ले आया। कहता उसने मुझे जब बताया, मैं बाहर गया हुआ, मैं बाहर था अपनी बेटी के एडमिशन के लिए कहीं जा रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला तू इसका एडमिशन के लिए चली जाओ यूनिवर्सिटी में, और मैं तो मामा जी को हार्ट अटैक हो गया, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। तो उसने पहले डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया एंड देन ही केम। तो अब जब उसने मुझसे ये बात की तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा अब तुम लोग डिसाइड करो, बोथ ऑफ यू आर माय नेफ्यूज, व्हाट एवर डिसीजन यू टेक यू प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। मैं समझ गया कि गुरुजी ने जो भी चीज हो रही है गुरुजी कर रहे हैं। एनीवे उन्होंने बोला कि हम आपका उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया और बोले कि 1-1.5 बजे करीब में तब आपका हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। एनीवे उन्होंने मुझे पूरा प्रिपेयर किया, लाइक सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। और उसके बाद में मुझे वो ओटी में वहां ले गए, ऑपरेशन थिएटर में, और वहां उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। मेरे नेफ्यू ने मेरी एंजियोग्राफी की एक्चुअली। और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी थोड़ी सी बैक में दर्द हो रहा था, काफी देर हो गई थी, तो मैंने उसको कहा मेरे तो बैक में दर्द हो रहा। कहता नहीं थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। उन्होंने मुझे नीचे से, क्योंकि एंजियोग्राफी करते हैं तो उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया हुआ था, पूरी बॉडी का नहीं दिया था, नीचे से मुझे सुन किया हुआ था।
तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद, मैं उनकी खुसर फुसर सुन रहा था, डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद में ये उन्होंने बोला कि ये हो गया, और ये डॉक्टर्स चले गए अंदर मुझे प्रिपेयर करके, और मेरे उसको स्ट्रेचर को फिर वो बाहर निकाल के ला रहे थे। मैं देखता हूँ कि वहां पर उस ओटी के बाहर मेरी बेटी खड़ी हुई है, और दो लोग जिनके साथ मेरी मीटिंग्स थी वो लोग सामने खड़े हैं। नाउ इमेजिन कीजिए कि मैं ओटी से निकल रहा हूँ और मैं उनको बता इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये मेरा नेफ्यू है, ये मेरी बेटी है, ये चीजें आपस में। तो मुझे कहेंगे नहीं, आप बात मत करिए, और मुझे सीधा फिर से आईसीयू में ले गए, नीचे वापस ले गए। अब मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, ये पता था कि हाँ ये एंजियोग्राफी हुई है, लेकिन मुझे उसका क्या रिजल्ट है कुछ नहीं मालूम। उसके करीबन 1.5-2 घंटे बाद में मेरा वो नेफ्यू जो डॉक्टर है वो मेरे पास आया, और आके मुझसे कहने लगा कि मामा जी, हम आपकी 3 आर्टरीज ब्लॉक थी। एक 7% ब्लॉक थी जिसको हमने उसमें एक स्टेंट डाल दिया, एक 92% ब्लॉक है, और एक और 74% ब्लॉक है। मैंने कहा मैं आया हूं तो दोनों में भी खोल देनी थी। बोले नहीं, हम एट ए टाइम एक खोलते हैं, उसके बाद में हम वो करते हैं। तो उसने और उसने मीन टाइम माय सन वाज इन हॉलैंड, उसने उसको भी इन्फॉर्म कर दिया नेदरलैंड में। और कहने लगे, मैंने कहा नहीं, अब जॉब में आया हूँ, अब जो करना है वो पूरा आप कर लो प्रोसेस। बोले कि हाँ वो समीर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, और हम डे आफ्टर टुमारो हम बाकी दूसरा बाद में कर देंगे। अब देखिए, वो मेरी वहां पे उन्होंने वो पहले दिन वो स्टेंट डाल दिया, मुझे काफी देर वहां लगी थी उस प्रोसेस के अंदर। रात को मैं हॉस्पिटल में अकेला ही था, लेकिन सारी रात मेरी ड्रीम में गुरुजी के सपने आते रहे। वहां जो स्टाफ था मेरी उनसे बात होती रही, उनको भी मैं गुरुजी के बारे में ही बात कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए क्या होता है, वन संगत वॉक्स इन आईसीयू। मैं उसको जानता था, नेहा कपूर आंटी। ये आंटी आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। नाउ शी केम, और मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो मैं उठ के बैठा, मेरी ऑक्सीजन मास्क लगी थी, मैंने वो हटाई। उसने मुझे जप्पी पाई, कहती है अंकल आपको देखते तो लगता ही नहीं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। मैंने कहा मुझे ही नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ, मुझे तो कोई पेन वगैरह नहीं हुआ था, कैसे मुझे गुरुजी लाए। तो वो बोली मेरी मम्मी आई, वो भी आपसे मिलना चाहती थी, और एक और बिमला आंटी वो भी आई है। आई वाज सरप्राइज कि एस्कॉर्ट के अंदर तो किसी को मिलने भी नहीं आने देते। एनीवे, वो चली गई 2 मिनट बाद, उसकी मम्मी आई, वो भी 2 मिनट बात करके चली गई। अब तो तीसरी आंटी आई है, मैं उनके नाम से फेमिलियर नहीं था। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं पहचान गया, नोएडा की संगत में। मुझसे कहने लगी अंकल मैं आपके लिए गुरुजी का प्रसाद लाई हूँ। मैंने कहा लाओ। कहती यहाँ तो किसी को मिलने भी नहीं आने देते, खाने पीने की चीज तो भूल जाइए। और मैंने कहा नहीं आप लाइए। उन्होंने पर्स में से एक जल की बोतल निकाली, अमृत की। मैंने आधा पिया, आधा तकिए के नीचे। मैंने कहा आंटी ये कौन सा जल प्रसाद है। कहने लगी जब गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा था ना, तो मेरे अंकल की ड्यूटी लगती थी, सुबह सुबह नोएडा से जाते थे और वहां पे समाधि सेवा होती थी। तो समाधि को धोते थे, और धो के उसका जितना जल होता था उस जल को बोतल में रख लेते थे। तो मेरे पास वो जल था, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा शुक्राना आंटी, लेकिन ये आपको कैसे पता चला मेरा। कहने लगी कल, यस्टरडे, कहने लगी कि कल मेरी दिन में आंख लग गई, मैं सो गई, और मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में देखती हूँ कि एक सत्संग चल रहा है, गुरुजी बैठे हैं, अरुण अंकल आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, और गुरुजी की आरती नहीं हुई और सत्संग शुरू हो गए। तो मैं बड़ी सरप्राइज थी कि आज आरती क्यों नहीं हुई। और मैंने ये अरुण अंकल को क्यों बैठे देखा। कहती मेरी आंख खुल गई। मैं सारी शाम सोचती रही। कहती नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने नेहा को कॉल करके पूछा कि तुझे कुछ अरुण अंकल की न्यूज। वो कहती आपको नहीं पता, उनको तो कल मैसिव हार्ट अटैक हुआ है, और वो तो हॉस्पिटल में, मैं मेरी मम्मी उन्हें देखने जा रहे हैं। अब नेहा को किसने बताया, मैं तो हॉस्पिटल में था, नोबडी न्यू कि मुझे ये हुआ है। अब देखिए गुरुजी की क्या कृपा होती है। एस्कॉर्ट में जो आने नहीं देते, क्योंकि मेरा नेफ्यू और डॉक्टर है, इन्होंने उनसे बात की होगी तो अंदर आने भी दिया। गुरुजी का वो अमृत प्रसाद, जल प्रसाद मेरे लिए आ गया। तो मैंने उनसे पूछा आंटी आपको किस वक्त आया था ड्रीम। कहती करीबन 1:30 1:45, दैट वाज द टाइम आई वाज ऑन ऑपरेशन टेबल। और फिर मैं गुरुजी से वही कह रहा था, गुरुजी आपकी मर्जी, आप अपने पास बुलाना चाहते हो। उस टाइम में गुरुजी संगत को ड्रीम दिखाते हैं,
उस ड्रीम के अंदर मैसेज देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग कैन यू इमेजिन मेरे लिए जल प्रसाद अमृत गुरु जी का ब्लेस वाटर मेरे पास आ जाता है। उस रात को मेरा बेटा नेदरलैंड से आ गया, नेक्स्ट डे मेरी एक और पड़े, आई स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर निकला हूँ। 11 जुलाई को सत्संग था नेहा के घर पे ही, जो मुझसे मिलने आई थी। मेरी इच्छा थी कि मैं उसके सत्संग में जाऊं। अभी तो मैं निकल के आऊं, सिस्टर कहने नहीं नहीं ऐसे में जाना ठीक नहीं है, बट माय सन वाज देयर। कहने लगा नहीं पापा मैं ड्राइव कर दूंगा आपको, आप ड्राइव मत करना। हम सत्संग में पहुंच गए। सत्संग में करीबन काफी पूरा हॉल भरा हुआ था, 100-150 लोग थे। मैं वैसे नीचे बैठता हूँ उस दिन, क्योंकि मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, तो मैं पीछे चेयर पे बैठा हुआ था। वहां सत्संग चलता रहा, बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर से धुक धुक हो रही थी कि आज लंगर के अंदर अगर पूरी आ गई फ्राइड आइटम तो मुझे तो मना करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने मना किया सारी बात, और लोग कहेंगे ये हम सबसे कहता है कि तू कोई फ्राइड गुरुजी के पास आके कोई बहम नहीं होता, सब कुछ लंगर करो, और आज ये मना कर रहा है। एनीवे मैंने किसी को कुछ कहा कुछ नहीं। वहां पे जैसे वहां सत्संग शुरू हुए, वो जो आंटी मेरे लिए जल प्रसाद लाई थी वो भी वहां थी। उन्होंने माइक ले लिया और माइक पे दूर से वहां से बोलते हैं जय गुरु जी। अरुण अंकल वहां से कहती है, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। कहती है गुरु जी का एक मैसेज आया है। मैंने कहा बताइए आंटी क्या है। कहते गुरु जी कह रहे हैं इसनु दस दे, मुझे कहने लगे इसको बता दे कि ये फिट है ठीक ठाक है लेकिन पूरी ना खाए। कैन यू इमेजिन, मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, उन्होंने 150-200 लोगों के सामने माइक के ऊपर कह दिया ये पूरी ना खाए। आप इमेजिन कीजिए वो दिन है, मैंने पूरी नहीं खाई क्योंकि गुरुजी ने मेरी, मैं और सब चीजें खाता हूँ, समोसे खाता हूँ और चीजें खा लेता हूँ, लेकिन मैं पूरी नहीं खाता क्योंकि गुरुजी ने मेरी पूरी बैन की है। बड़ा सत्संग लंबा हो जाएगा। ये गुरुजी ने इसको रिकन्फर्म किया। एक बार बड़े मंदिर में भी वहां पूरी थी, मैंने मना कर दिया था क्योंकि खाली मेरे लिए एक थाली आई, उस थाली के अंदर 2 रोटी आई थी एक बार। तो गुरुजी इस चीज को रिकन्फर्म करते हैं कि मेरी रजा में राजी है या नहीं। तो संगत जी गुरुजी के पास जब हम आ जाते हैं ना, गुरुजी हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। अब देखिए ना मेरा किस तरह से हार्ट अटैक से निकाला, आंटी को किस तरह से उन्होंने ठीक किया। अब जो कुछ लाइफ में होता है, गुरुजी हमें एक एक चीज हर पल हमें ये फील करा देते हैं मैं तेरे साथ हूं। अभी भी, अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, सामने गुरुजी के स्वरूप लगे हैं मेरे सामने। जो फीलिंग आ रही है कि मैं गुरुजी के सामने बैठा हूं, हम अब संगत के साथ में हैं। गुरुजी कहते थे मैं संगत के रूप में सब संगत के अंदर हूं, गुरुजी हमारे अंदर हैं। और जब हम बैठते हैं ना गुरबानी में, गुरबानी सुनते हैं, तो गुरुजी कहते हैं ना कि तुम इसको सुनो। इसीलिए हमसे कहते हैं कि तुम अपना सेल फोन बंद रखो, आपस में बातें मत करो, क्योंकि वो कहते हैं मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो। उनके साथ कनेक्शन कैसे जुड़ेगा कि जब मैं उनकी उस वाणी को सुनूंगा। तो लिसनिंग की 3 मेन चीजें गुरुजी ने हमें समझाई। पहली चीज उन्होंने बनाई सुनना, कि आप सुनोगे। दूसरी चीज उन्होंने बताई समझना, सुन के समझ रहे हो, हम फील कर रहे हैं गुरुजी को। तीसरा है समा जाना। 3S आ गए जिसकी बात हम करते हैं, सुनना, समझना और समा जाना। दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर हम गुरबानी में खो जाते हैं, जो गुरुजी की वाणी के अंदर हम गुरुजी को फील कर पाते हैं, एंड हमें एक कितना सुकून, कितना आनंद मिलता है। हम जिस सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, तो संगत जी हमें गुरुजी से जुड़े रहना है। टाइम काफी हो गया, सॉरी मेरा सत्संग लंबा हो गया। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत लकी हैं कि हम इस दर पे आए हैं। गुरुजी हमसे कहते थे अपना लॉजिक बाहर छोड़ के आओ, लेकिन गुरुजी की एक एक चीज में उनका लॉजिक है। गुरुजी हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी को अगर हम समझते हैं, दिल से मानना है, भाव से मानना है, यही वो शक्ति है, एक शक्ति है जो कि अदृश्य है, जो हमें दिखते नहीं है, अकाल है, निराकार है, जिसको हम बात कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ये गुरुजी है। लगता बहुत अजीब है, लेकिन वी ऑल रियलाइज कि सब उनकी कृपा है, उनकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है। मेरी लाइफ में बहुत चीजें हुई हैं, तंगी भी आई है, प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। कितनी बार गुरुजी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मेरी चीजें खोई हैं,
मुझे किन किन जगह ले जाते हैं, किन किन कंट्रीज में ले जाते हैं, और मुझे ये पता चलता है कि जहां जहां अगर मैंने कहीं जॉब भी करी है, कहीं मैंने अपने प्रोजेक्ट किए हैं, सूनर और लेटर वो सब लोग भी गुरुजी से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो गुरुजी ने हमारी लाइफ में, मैंने जो रियलाइज किया है कि मेरे लाइफ में से सब नेगेटिव लोगों को एक एक करके हटाते चले गए, एंड आई एम सराउंडेड विद ऑल पॉजिटिव पीपल। मुझे हर पल मालिक का दिल से शुक्राना निकलता है। उन्होंने हमने एक चीज करी, हमारे अंदर से, संगत के अंदर से गुरुजी ने डर निकाल दिया। गुरुजी कहते हैं डर के मत रहो, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, और दूसरे का अच्छा करो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। गुरुजी ने खाली हमें ये चीज बोली है, और बोले तुम मुझे क्या दे सकते हो, सब कुछ मेरा दिया हुआ है। ये कौन कह सकता है, ये परमात्मा हमसे कहता है। तो वी आर सो लकी संगत जी, हमें जुड़े रहना है गुरुजी से। जब मौका मिलता है गुरुजी के ध्यान में रहना है। किसी तरह का हमें एक चीज जरूर करनी है, गुरुजी ने हमें उन बहमों से सबसे दूर किया, वो जो पंडित पुजारियों से, वो जो हम रिंग्स पहन लेते हैं, जो हमारे रिचुअल्स हो जाते हैं फास्ट रखने के, दूसरी चीजों के, गुरुजी ने हम सब चीजों से दूर किया। गुरुजी ने बोला सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, सातों दिन मेरे बनाए हुए हैं, और किसी चीज का वहम नहीं करना है। जब हम उन वहमों से हट जाते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम अब एक एक करके अपनी फाइलें बंद करो। अब तक तुम जिस देवी देवता को मानते रहे, तुमने जिसका जो कुछ देना है वो अपना दे के बंद कर दो। वो कहते हैं कि तुम जो अंगूठी पहन रखी है, जो तुम अपने फास्ट रख रखे, तुम खूंटों से बंधे हुए हो, यू मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। ये हथकड़ी है तुम्हारे साथ में, इन सबको निकाल दो, और तुम खाली एक से जुड़ो। एक से जुड़ने का मतलब खाली गुरुजी में फेथ रखनी है। तो संगत जी, हम अभी भी दिखावा कर देते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी ने तो मना नहीं किया, हम इस मंदिर में चले जाते हैं, इस पंडित के पास चले जाते हैं, जन्म पत्री दिखा देते हैं। नहीं, गुरुजी ने हमें जो चीज सिखाई, जो चीज हमें गुरुजी ने बताई, उन्होंने बोला कि इन सब चीजों से हट के रहना है। और वो कहते हैं मेरी असली संगत मुट्ठी भर है। हम चाहते हैं गुरुजी हमें अपनी उस मुट्ठी में रख लें। ये असली संगत वो है जिन्होंने अपने सारे वहम दूर कर दिए। हम गुरबानी सुनते हैं, गुरुजी के ब्लेस शब्द सुनते हैं, हम बेकार के दिखावों में नहीं पड़ते, हम सिंपलिसिटी में रहना चाहते हैं, दूसरे का अच्छा करना चाहते हैं। और गुरुजी का शुक्राना पल पल जो कुछ हो रहा है। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर के अंदर डेथ नहीं होगी, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, गुरुजी ने कहा सब कुछ होगा, लेकिन अगर तुम मुझसे कनेक्टेड हो तो तुम्हारी लाइफ को मैं स्मूथ कर दूंगा। और वो हम सब देखते हैं, हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। जो कुछ हो रहा है लाइफ में, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब हमें डर नहीं रहा। वी कैन फील गुरुजी एवरीवेयर। हम कहीं चलते हैं, गुरुजी की आज्ञा लेके चलते हैं, कहते हैं गुरुजी आप हमारे साथ चलो। सो ही इज ऑल द टाइम विद ऑल ऑफ अस। हम मालिक का शुक्राना करना चाहते हैं, हर एक चीज का शुक्राना करना चाहते हैं। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग ये सुना। सत्संग के मीडियम से हमें बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। वो गुरुजी कहते थे ना, जो सत्संग करता है मैं उसे भी ब्लेस करता हूँ, जो सत्संग सुनता है मैं उसे भी ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये सुना। और बस यही अरदास है गुरुजी से कि जिस तरह से गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, और संगत को ब्लेस, सबको ब्लेस करें, और हम सब गुरुजी से जुड़े रहें। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़े रखें। हम तो बहुत, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम फिसल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा मौका ना मिले। हम इस दर पे आते रहें, इनसे जुड़े रहें। जय गुरु जी।